हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, ये जो हमारा लेक्चर है वो आपके इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर और बीएससी थर्ड ईयर का जो एक कंबाइंड टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके ऊपर हमारा डिपेंड रहेगा। और बच्चों, इससे रिलेटेड ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, सबसे पहले मैं जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अभी तक जो हमने डिस्कस किया एक बार उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर बच्चों हमारा जो अभी तक रहा है वो रहा है हमारा ऑपरेटर के ऊपर, अर्थात संकारक क्या होते हैं। और उसके अंदर हमने टोटल 4 तरीके के संकारक पढ़े, जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी। उसके बाद हमने पढ़ा शिफ्ट अर्थात डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ा था वो था फॉरवर्ड ऑपरेटर, और फिर था बैकवर्ड। इनका एक बार मैं बेसिकली मीनिंग आपको बता देना चाहूँगा वापस। इसको डिनोट करते हैं आई से, इसको ई से, इसको डेल, इसको रिवर्स ऑफ डेल। ठीक है बच्चों, कितनी बात समझ आ गई। बच्चों एक बात याद रखना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में इसका मतलब वो इन्वर्स नहीं है भी। डेल जो बैकवर्ड है वो डेल का इन्वर्स नहीं होता है। ठीक है, आपको ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन का फंडा रहेगा कंप्लीट, और वहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन आप कितने स्ट्रॉन्ग करते हो और फॉर्मूले आपके कितने स्ट्रॉन्ग है, उसी पे ये पूरी जो बुक है वो डिपेंड करती है। यदि स्टार्टिंग के जो 4-5 लेक्चर है आपको एक बार माइंड में फीड हो जाते हैं तो बच्चों मानकर चलिए ये पूरी जो बुक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूलों का ही खेल है जो इन्हीं से ही रिलेटेड होंगे। बाकी मेनली तो यूज हमारे यही 2 होंगे। ये तो बिल्कुल बहुत कम होता है, ये सिर्फ स्टार्टिंग में यूज होगा। बाकी जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी जो डिफरेंस है वो पता करना। तो सबसे पहले देखो, आइडेंटिटी एफेक्ट्स का भी जो मीनिंग मैंने बताया था, आई एफ एक्स का मीनिंग होता है सीधा एफ एक्स, तो यहाँ से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन जो ई एफ एक्स का मीनिंग होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यानी आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड पे आओ या शिफ्ट का मतलब देखो, शिफ्ट यानी एक चीज़ को दूसरी जगह पे रखना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी तो यही होता है कि भी थोड़ा सा आगे किसका दो, यानी जो एक्स की वैल्यू है यदि मैं थोड़ी सी चेंज कर दूँ, पॉजिटिव की ओर थोड़ी सा बढ़ा दूँ, कुछ जैसे एच होता है बच्चों, आप एच जानते हो क्या होता है, आपने 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो इंटीग्रेटेड वाले उन्होंने तो 5 साल से पढ़ रही हो, और जो डिग्री वाले हैं वो 4 साल से पढ़ रही हो। तो आपको एच का तो मतलब है एच इज टेंडिंग टू 0, यानी जो थोड़े से यदि मैं चेंज कर दूँ तो फंक्शन की जो y इक्वल y की वैल्यू है वो भी तो थोड़ी चेंज होगी। तो बस उसका जो अर्थ है वो ये हो गया, कितना आगे हमने उसको किया। फॉरवर्ड, इसका जो मीनिंग होता है वो कुछ ऐसा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बताया था, यानी जो आप यदि थोड़ा सा विस्थापित कर देते हो तो वो कितना विस्थापित किया बस उसका मेजरमेंट करना। और यदि रिवर्स लग जाए तो ये होता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यानी आप पीछे कितना गए हो वो पता करना। फॉरवर्ड यानी कितना आगे गए हो वो पता करना, और बैकवर्ड यानी कितना पीछे गए हो वो पता करना। इनके ऊपर बच्चों मैंने चर्चा की थी, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो आज पहले तो एक बार मैं एक आधा एग्जाम्पल और करवा देता हूँ आपको, और उसके बाद हम इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके रूल है या इनका आपस में जो रिलेशन है वो सब डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है जो हम आज स्टार्ट करें इस लेक्चर के अंदर, जिसमें हमें बच्चों फाइंड आउट करना है डेल की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी क्या होगा। अब ये तो डेल की पावर एन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, सबसे पहले वो देखिए। एक तो होता है बच्चों को भी सीधा डेल लगा के दे दिया, सिंपल सा फंक्शन बना के छोड़ दिया। डेल स्क्वायर है तो 2 बार लगा दिया। डेल की पावर एन, यानी डेल की पावर एन का मतलब ये हो गया भी यहाँ पे एक एन के फॉर्म में एक फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा, जिससे हम आगे की जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली पता कर सकें, यानी जिसको आप जनरल वैल्यू कहते हो। तो जनरल वैल्यू इसकी क्या होगी, तो सबसे पहले तो डेल फाइंड आउट करते हैं। डेल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी क्या हुआ, साइन ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, कुछ ऐसा रहेगा। इतनी बात समझ आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलो इसको और बढ़ाते हैं भाई। यहाँ पे मैं यदि कुछ इसको एक बार ऐसा और लिख देता हूँ, प्लस ए एच
माइनस साइन ax प्लस बी। क्योंकि अब मैं जो फॉर्मूला यूज करूँगा वो आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यदि आपको याद हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, साइन सी माइनस साइन डी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 कोस सी प्लस डी बट्टे 2। यानी इन दोनों को ऐड करूँगा तो देखिए ax प्लस बी इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो ax प्लस बी तो डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्लस ah बाई 2 आ जाएगा। ax प्लस बी से ax प्लस बी माइनस हो जाएगा, साइन c माइनस डी बाई 2 यानी ah बाई 2। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब बच्चों जो मुझे वापस डेल लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप एक बात खुद ये सोचिए, नंबर 1 जो मैं बोल रहा हूँ कि ah बाई 2 एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा। जो ah बाई 2 है, साइन ऑफ ah बाई 2, इसके ऊपर तो थोड़ी ना मैं रूल लगाऊंगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं अलग निकाल लेता हूँ। और नंबर 2, मैं इसे स्टार्टिंग से रिलेट करूँ तो कोस को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो इसको मैं 2 रूल इस तरीके से यूज करके लिख रहा हूँ कि 2 साइन ah बाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b प्लस ah बाई 2, इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और मेरे पास यहाँ पर कोस थीटा ही है। आगे क्या आ जाएगा, 2 साइन h बाई 2, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं, ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको भाई, पाई प्लस ah बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, एनी डाउट? इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए आपकी, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब आगे बढ़ते हैं। भी हमने केवल एक बार डेल लगाया, और एक बार डेल लगाने से कोई फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड नहीं पता चलता, क्योंकि जब हमको मिनिमम 2 बार तो कम से कम करना पड़ेगा, हो सकता है तीसरी बार भी रूल अप्लाई करना पड़ जाए। तो जब हम डेल स्क्वायर लगाएंगे तो इसको डेल स्क्वायर मुझे यूज करना है, तो इस पर डेल वापस लगाने के बजाय मैं इसको लिख दूँ तो क्या आ जाएगा, डेल 2 साइन h बाई 2 साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई प्लस h बाई 2, कुछ ऐसा। अब जैसा कि आप सब जानते हो, यहाँ पर जो भी प्रोसेस अप्लाई होगी वो इस पर होगी, 2 साइन h बाई 2 पर कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं होगी कि वो तो एक कांस्टेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो इसको यदि जब हम बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 2 साइन h बाई 2, क्या आ जाएगा, 2 ऑफ साइन ah बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने के बजाय सीधा लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन। भाई आप खुद सोचिए, भी यहाँ पे x की जगह जब x प्लस h लिखूँगा तो प्लस का h ही एक्स्ट्रा बनेगा, बाकी तो सारी वैल्यू यही रहेगी। तो उस प्लस h को मैं अलग लिख देता हूँ, तो वो आ जाएगा ax प्लस बी पाई प्लस ah बाई 2 प्लस ah, कुछ ऐसा, माइनस साइन ax प्लस बी पाई प्लस h बाई 2, बस फिनिश। ठीक है इतना। तो जो डेल स्क्वायर मेरे पास साइन ax प्लस बी की जो स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं अगर वापस साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो ये होता है आपका, पहले 2 साइन ah बाई 2 लिख दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन सॉरी बच्चों, माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, कि साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2। तो वो क्या हो जाएगा, इनका जब मैं सम करूँगा तो आप ये देखिए, ये जो वैल्यूज हैं वो कितनी बार आ रही है, 2 बार। एक बार ये, एक बार ये, तो इनके डिवाइड में तो 2 लगाने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। ax प्लस बी प्लस पाई प्लस h बाई 2, ठीक है, प्लस किया, ओके। और ये ah बाई 2 है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, ओके। तो प्लस ah बाई 2, क्लियर हो गया। साइन c माइनस डी, तो बच्चों ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सिर्फ क्या आ जाएगा, ah बाई 2। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसे वापस 2 साइन ah बाई 2 यदि मैं बाहर निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 साइन ah बाई 2 का होल स्क्वायर।
अंदर देखिए इसमें वापस यदि मैं π/2 ऐड करता हूँ, साइन में चेंज करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? बच्चों अब थोड़ा सा फॉर्मूला समझ आने लग गया होगा आपको। अब आपको इन दो यदि कंडीशंस को आप मैच करो तो आपको दिख गया होगा, जब एक बार किया तो 2 sin h/2, एक बार मल्टीप्लाई में स्क्वायर किया तो आगे 2 sin h/2 का स्क्वायर आया। तो थर्ड प्रोसेस तो आपको समझ आ गई होगी, 2 sin h/2 का क्यूब आएगा। इसमें एक बार प्लस पाई प्लस h/2 आया, इसमें फिर एक बार और पाई प्लस h/2 आ गया। तो इनके आधार पर बच्चों मैं यदि रिजल्ट लिखने की कोशिश करूँ तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 sin h/2 की होल पावर n, और ये हो जाएगा साइन ax प्लस बी एन पाई प्लस h/2। अब बताइए स्टूडेंट, कोई डाउट है आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड? क्वेश्चन समझ आ गया होगा? हाँ, यदि कोई डाउट है तो आप देख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सिर्फ आपके जो बेसिकली फॉर्मूले और उनका एक अरेंजमेंट है वो आपके समझ में आना चाहिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल है जो आपका एक बार बैकवर्ड से रिलेटेड है, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, ठीक है? तो इसको देखिए आगे। तो एक एग्जांपल और आपके बच्चों बुक का है जो बैकवर्ड डिफरेंस का है, कोट ऑफ 2⁻x, कुछ ऐसा, यानी कोट के अंदर 2 की पावर x है, उसके ऊपर हमारा ये पूरा फोकस रहेगा, ठीक है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। तो जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो हमें क्या बताता है? वो ये बताता है कोट ऑफ 2 की पावर x माइनस h माइनस कोट ऑफ 2 की पावर x। सॉरी, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे माइनस h होगा। इतनी बात समझ आ गई होगी? कोई डाउट है? अब बच्चों वही प्रोसेस है, अब वही प्रोसेस है कि सॉरी यहाँ पे कोट है, मैंने कोस लिख दिया बच्चों गलती से, तो इसको मैं क्या करूँगा, कोस अपॉन साइन, लेकिन और इसको भी कोस अपॉन, सॉरी माइनस है यहाँ पे, साइन। अब आप देखिए एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर? एलसीएम आएगा साइन ऑफ 2 की पावर x साइन ऑफ 2 की पावर x माइनस h। तो ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आ जाएगा साइन ऑफ 2 की पावर x माइनस h कोस ऑफ 2 की पावर x माइनस कोस ऑफ 2 की पावर x माइनस h डॉट साइन 2 की पावर x। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी एक फॉर्मूला होता है बच्चों आपके जो ट्रिग्नोमेट्री का, वो होता है साइन ए माइनस बी का। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 की पावर x माइनस h माइनस 2 की पावर x, नीचे वाली वैल्यू सेम की सेम, साइन 2 की पावर x माइनस h डॉट साइन 2 की पावर x। सॉरी बच्चों, यदि आप इसको यहाँ छोड़ना चाहो तो यहाँ छोड़ दो, अंदर 2 की पावर x कॉमन ले सकते हो, तो ये क्वेश्चन इतना ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बातें जो बताई है वो सिर्फ आपको इसलिए बताई गई कि एक बार आपको जो ये फॉर्मूले हैं उनका जो यूज है वो समझ आ जाए। यानी एफ जो बैकवर्ड डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंस है, वो क्या होगा कि भाई जो बाद वाली वैल्यू से जस्ट पहले वाली वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, माइनस करनी है बस। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, यानी फॉरवर्ड से एक कदम पीछे आपका बैकवर्ड स्टार्ट होता है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे ये जो डेल एफ एक्स होता है इसको लिखा जाता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यदि यहाँ पे मैं x को x प्लस एच से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा। यानी यहाँ से एक रिजल्ट बन रहा है बच्चों स्टूडेंट, जो आप देखो कि जो आपका फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है, तो जो बैकवर्ड है आपका सिर्फ जस्ट एक कदम पीछे है, जो बैकवर्ड है वो आपका सिर्फ एक कदम पीछे से स्टार्ट हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए कि भी आप 1 2 3 4 5 है, यदि फॉरवर्ड के लिए 2 से स्टार्ट हो रहे हो तो बैकवर्ड के लिए 1 से स्टार्ट हो गए, सिर्फ एक स्टेप पीछे जा रहे हो जो डिफरेंस का, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखोगे। अब बात आती है इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की जो हम पढ़ेंगे आगे देखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले जो कांस्टेंट वाली मैंने आपको रूल बताए थे वही उन्हीं पे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर क्या होंगी, प्रॉपर्टीज नंबर 1 कि जो कांस्टेंट होता है यदि वो किसी फंक्शन के साथ लगा हुआ हो तो कांस्टेंट डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। जैसे आपको मैं प्रूफ करके बताता हूँ कि ई ऑफ सी एफ एक्स को मैं सिर्फ सी बार निकाल के ई ऑफ एफ एक्स लिख सकता हूँ। कैसे, तो उसको एक बार देखिए, यदि मैं डिस्प्लेसमेंट इस पर यूज करूँ तो ये क्या हो जाए, सी ऑफ एक्स एक्स प्लस एच, क्योंकि जो हमें बच्चों डिस्प्लेसमेंट करना है, शिफ्ट करना है, वो तो एक्स को करना है। सी तो कांस्टेंट है, उसको थोड़ी ना कर दूंगा मैं, भी जो वेरिएबल है उसे ही डिस्प्लेसमेंट करना है, शिफ्ट करना है। तो एक्स को मैंने एक्स प्लस एच यदि बना दिया तो आप ये देखिए सी बार पड़ा रहेगा, इसको मैं ई एफ एक्स लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यदि उसके अंदर सी कांस्टेंट है तो वो बाहर आकर सीधा एफ एक्स पे भी लग सकता है। इतनी बात समझ आ गई होगी। यदि इसके अंदर मैं आगे और बढ़ूँ, भाई ये फॉरवर्ड है, उसके लिए चेक करना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा, सी एफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ एक्स, कुछ ऐसा आएगा। ये जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो यही कंडीशन है। और यदि ऐसा आएगा तो सी कॉमन लेकर अंदर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका डेल एफ एक्स। तो सेम यही प्रोसेस यदि बैकवर्ड के लिए लिखी जाए तो अब आप समझ गए होंगे, इसे आप प्रूव कर सकते हो मेरे हिसाब से। ये लीजिए स्टूडेंट, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो सिर्फ चुटकियों का खेल है, नॉर्मली इसको सोल्व कीजिए, ज़्यादा इसको अपने आप पे बर्डन मत बनाइए। कैलकुलेशन रहेगी, कैलकुलेशन जैसे छोटी क्लास हमारे पास थोड़ी सी लेंथी हो सकती है आगे के क्वेश्चन में, लेकिन बिना माइंड पे बर्डन लिए नॉर्मली तरीके से चलो, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात एक तरीके से बंटनता कह दो, बंटना कह दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ई ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, कुछ ऐसा हो तो इसको लीनियरिटी वैसे तो बोला जाता है, इसको प्रॉपर्टी बोलता है। देखिए किताब को लीनियरिटी दर्शाती है। लीनियरिटी कैसे भी आपको पता चल जाएगा कि भाई अलग अलग दर्शाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो इंटीग्रेटेड वाले उन्होंने तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ ली है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, यदि आपको याद हो अपनी वेक्टर स्पेस के अंदर, उसके अंदर कोई फंक्शन होता है भी, जैसे 4 है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कब कहलाता है, इसको ये लिखा जा सके कुछ ऐसा अलग अलग। तो यहाँ पे यदि मैं सी कांस्टेंट भी यूज कर लूँ तो ज़्यादा दो बातें एक साथ प्रूव हो जाएगी। एक तो लीनियरिटी भी प्रूव हो रही है, ठीक है, और एक जो बंटनता है वो भी। तो यहाँ पे मैं सी कांस्टेंट यूज करूँगा कंप्लीट के साथ। तो वैसे सी दोनों के साथ यूज कर लो, पर कंप्लीट से लगाने के बजाय ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा क्या। अब देखो तो रूल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखेंगे, सी ऑफ एफ एक्स प्लस एच प्लस सी ऑफ जी एक्स प्लस एच। यदि मैं यहाँ से सी कॉमन लूँ, या चलो एक बार सी पढ़ा है तो इसको क्या लिखूँगा, ई एफ एक्स प्लस सी ई जी एक्स। देख लीजिए वही बात आ गई है वापस, लीनियरिटी अप्लाई हो रही है, तरीका समझ आ गया होगा। तो बच्चों एक बात तो डेल एफ एक्स प्लस जी एक्स को सोल्व करके बताओ, या कर सकते हो आप? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर तो सकते हो, चलो इसको बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आप करते रहना आगे। इसको रूल के अकॉर्डिंग यदि हम ये लिखें एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स, कुछ ऐसा यदि मैं इसको लिखता हूँ और मैं ब्रैकेट हटा के यदि अलग अलग लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, कुछ ऐसा, प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डेल एफ एक्स प्लस डेल जी एक्स। तो बच्चों यही प्रॉपर्टी बैकवर्ड के लिए अब आपको प्रूव करनी होगी। सेम बस यही प्रोसेस अलग अलग लिख देना, सोल्व कर लेना, डेल एफ एक्स प्लस डेल जी एक्स। क्योंकि इस टाइप के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें हम एक साथ प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहें, हमारी दिक्कत आ जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को थोड़ा सा टुकड़ों में सोल्व करते हैं। बस समझ आ गई। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर हो गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ जाऊँ फिर, बताइए
स्टूडेंट बताइए कि क्या प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको याद हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 1 यदि कांस्टेंट हो तो बाहर निकाल दो, सीधा फंक्शन पे अप्लाई होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है कि यदि कोई एक प्रॉपर्टी दो अलग अलग फंक्शन योग और डिवाइड दोनों में है, बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगेगा, ठीक है। मैंने सिर्फ प्लस के लिए प्रूव किया, माइनस वाली भी प्रोसेस वही हो जाएगी, ओके। तो प्लस माइनस वाले दोनों कंसेप्ट पे यदि आप उनको यूज करोगे, ठीक है, तो यदि एक ही जो ऑपरेटर है वो दो फंक्शन हो जो प्लस माइनस में यदि उन पे हो तो अलग अलग प्लस माइनस पे वो प्रॉपर्टीज यूज की जा सकती है। तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 3 रहेगी वो क्या रहेगी, देखिए कि यदि कुछ ऐसा हो डेल m टाइम और डेल डॉट डेल n टाइम fx हो तो इसको कैसे लिखा जाएगा। अब आपको पता है स्टूडेंट कि अब लगातार अगर आप एक बार यूज करो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक बार डेल लगाया, उसी फंक्शन पे मैं दोबारा डेल लगाता हूँ तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, डेल स्क्वायर। फिर यदि उस पर मैं दोबारा डेल लगाऊंगा तो वो डेल क्यूब, फिर मैं दोबारा डेल लगाऊंगा तो वो डेल 4, सेम ये प्रोसेस मैं करता जाऊँ। तो यदि लगातार डेल लगाता जाता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा भाई, पहले इसके साथ अटैचमेंट कर दो, ये एज इट इज चलता रहेगा, डेल डॉट m टाइम। पहले एक बार लगाया डेल, भाई यहाँ पे n टाइम का मतलब हो गया डेल n टाइम n बार आ रहा है, ठीक है। पहले ये डेल लगाऊंगा फिर वो डेल लगाऊंगा, तो इस तरीके से ये डेल की पावर n fx नहीं हो जाएगा क्या, बस समझ आ गई होगी भाई। यदि मैं डेल n टाइम लगाऊंगा डेल डॉट डेल एक ही फंक्शन पे, तो वो डेल की पावर n तो फंक्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा अरेंजमेंट, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से मैं एक डेल लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, डेल की पावर n+1, फिर एक और डेल लूँगा तो डेल की पावर n+2। इस तरीके से यदि मैं m डेल लूँगा तो वो डेल की पावर m+n fx को डिनोट कर देगा या नहीं कर देगा। देखिए स्टूडेंट कोई डाउट है तो बताइए, कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ें। तो बच्चों एक एग्जांपल आ रहा है आगे, लेकिन उसको करने से पहले मैं थोड़ा सा बैक साइड में आना चाहूँगा जो मेरा आपको बताया हुआ है। देखिए हो सकता है बताया हुआ है लेकिन रिपीट कर देता हूँ। डेल fx को बच्चों मैं क्या लिखता हूँ, f(x + h - fx)। यदि इसको मैं कुछ ऐसा लिख दूँ तो कोई गलत होगा क्या, बताइए फ्रेंड्स कि क्या यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो गलत है, तो जवाब ये होगा कि ये तो गलत नहीं है, ये तो एक्यूरेट है। इससे क्या रिजल्ट निकल जाएगा कि यदि मैं डेल fx को कुछ इसको ऐसे लिख दूं e - i fx, देन कोई डाउट, बताइए स्टूडेंट्स कोई डाउट होगा है क्या आपको। डाउट तो नहीं होना चाहिए भी, सिंपल सी बात है, कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि बंटनता का केस तो अभी हमने पढ़ा है, फंक्शन पे अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है। तो ये क्या बन जाएगा, डेल = e - i। और बच्चों ई इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, बताया था मैंने, ई इनवर्स fx को क्या लिखा जाता है, f(x - h), ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करके आज इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, ओके। तो एग्जांपल है बच्चों हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन e x³ व्हेन h = 1, डेल स्क्वायर अपॉन e x³ व्हेन h = 1। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भी ऊपर नीचे अलग अलग कैसे करें, अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पड़ा है। कोई ये मत सोचो कि भी ऊपर वाले का ऊपर x दोनों के साथ लग जाए, बच्चों वो रूल अलग होता है, वो संख्यात्मक प्रॉपर्टीज की अलग बात होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक सिंगल वैल्यूड में चेंज करना पड़ेगा। तो डेल स्क्वायर, डेल को मैं क्या लिख सकता हूँ, e - i, तो ऊपर आ जाएगा e - i का होल स्क्वायर अपॉन e x³, तो ये हो जाएगा e² - 2e। आई लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए +i² का i ही होगा, क्योंकि i एक बार लगाओ फंक्शन पे, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, वो रहना i है। जैसे 1 है तो बच्चों 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कोई डाउट हो गई नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये x³ अलग चल रहे हैं, अलग अलग करूँगा तो e - 2i हो जाएगा प्लस e इनवर्स, ठीक है। x³ सभी के साथ अलग अलग कर दूंगा तो ये हो जाएगा e x³ - 2i x³ प्लस e इनवर्स x³। तो ये क्या हो जाएगा, x + h, लेकिन h की वैल्यू 1 है, देन 1 प्लस होगा
माइनस 2i(x³ तो सॉरी x³ ही रहेगा, ई इनवर्स हो जाएगा x माइनस 1 की क्यूब। अब आप यदि इसे सोल्व करोगे तो स्टूडेंट आपका ये रिजल्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये लेक्चर नंबर 2 आज मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ और बातें जो इससे जानकारी जरूरी है वो बच्चों हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।